अब देखो यार, अगर तुम लोग गोल्डबर्ग के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गोल्डबर्ग के एईडब्ल्यू में पॉसिबल डेब्यू को लेकर जिम रॉस का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू में जॉन मॉक्सली के फैक्शन में न्यू मेंबर को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। एईडब्ल्यू के फुल गियर के टिकट सेल को लेकर एईडब्ल्यू से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। तो गाइज वहीं केनी ओमेगा के एईडब्ल्यू में ईबीपी होने को लेकर केनी ओमेगा का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे बिल गोल्डबर्ग की। वेल गाइस, बात करें अगर यहां पर गोल्डबर्ग की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैड ब्लड पर गोल्डबर्ग के रिटर्न होने के बाद ये यहां पर ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर जॉन सीना के साथ साथ गोल्डबर्ग भी रिटायर होंगे और नेक्स्ट ईयर 2025 के अंदर गोल्डबर्ग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर उनका फाइनल रिटायरमेंट मैच रेसल करेंगे। 2025 गोल्डबर्ग के रेसलिंग करियर का आखिरी ईयर होने वाला है। बट गाइज बात करें अगर यहां पर गोल्डबर्ग के एईडब्ल्यू पर डेब्यू की, तो गाइज ये बात भी हम सभी को मालूम है, पिछले 3 सालों से गोल्डबर्ग के एईडब्ल्यू में डेब्यू के रूमर चल रहे गए और ऑलरेडी यहां पर गोल्डबर्ग ने ये खुद कंफर्म किया है कि टोनी खान ने एक टाइम पर गोल्डबर्ग को रीच आउट भी किया था, बट गोल्डबर्ग यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी के डायरेक्शन से हैप्पी नहीं गए और वो यहां पर एईडब्ल्यू पर जाना नहीं चाहते गए। और यही गोल्डबर्ग को लेकर अब यहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू के लेजेंडरी कमेंटेटर जिम रॉस ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट पर बात की, जहां पर जिम रॉस का ये कहना है कि गोल्डबर्ग उनके काफी करीबी दोस्त थे और जिम रॉस को ये बढ़िया से मालूम है कि नेक्स्ट ईयर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर गोल्डबर्ग उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए। बट जिम रॉस ये बिलीव करते गए कि गोल्डबर्ग के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटायर होने के बाद जब गोल्डबर्ग परमानेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई को लीव कर देंगे तो गोल्डबर्ग को एईडब्ल्यू के अंदर पार्ट टाइमर के तौर पर आना चाहिए। और जिम रॉस ये बिलीव करते गए कि जिस तरीके की गोल्डबर्ग की फिजिक है और गोल्डबर्ग जिस तरीके से इस एज के ऊपर परफॉर्म कर सकते गए, वो यहां पर एईडब्ल्यू और गोल्डबर्ग दोनों के लिए बढ़िया होगा। और गोल्डबर्ग के बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई में रिटायरमेंट लेने के बाद गोल्डबर्ग को एईडब्ल्यू के लिए यहां पर पार्ट टाइमर बनकर आना चाहिए। वेल मैं यहां पर जिम रॉस की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूं और मुझे तो कहीं से भी नहीं लगता है कि एईडब्ल्यू कंपनी को इस टाइम पर गोल्डबर्ग जैसे रेसलर को लाना चाहिए, क्योंकि गाइस यहां पर ये चीज तो बिल्कुल ही क्लियर है कि गोल्डबर्ग को एईडब्ल्यू में लाने के लिए टोनी खान को मोटे पैसे देने पड़ेंगे। और अब मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि गोल्डबर्ग को एईडब्ल्यू पर लाने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी गोल्डबर्ग के दम पर पैसा बिल्कुल भी नहीं बना पाएगी। और इसीलिए मैं यहां पर नहीं चाहूंगा कि एईडब्ल्यू कंपनी लंगड़े घोड़े के ऊपर यहां पर दाव लगाए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के अपकमिंग पेपर व्यू एईडब्ल्यू फुल गियर की। वेल अगर आप लोग एलीट मेनिया को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको ये बात पता होगी, मैं यहां पर पिछले 2 हफ्तों से लगातार आपको ये बताते आ रहा हूं कि एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने करीबन 6000 टिकट सोल्ड आउट किए हैं। और आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि 2 हफ्तों पहले जब मैंने ये बोला था कि एईडब्ल्यू के फुल गियर के टिकट सेल करीबन यहां पर 6000 को जाने वाले गए, 2 हफ्ते बाद भी एईडब्ल्यू की फुल गियर टिकट सेल अब भी यहां पर करीबन 6000 के बराबर है। और इनिशियली पेपर व्यू के हैवी टिकट डिमांड के बाद पिछले 2 हफ्तों से शो के लिए बिल्कुल भी टिकट सेल नहीं हो रहे गए और एक दिन के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी मुश्किल से 20 टिकट भी नहीं सेल कर रही गए। और यही एईडब्ल्यू के फुल गियर के टिकट सेल को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है, जहां पर मेल्जर का ये बोलना है कि वो यहां पर इनिशियली ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फुल गियर पेपर व्यू पर प्रोडक्शन सेंटर में करीबन 10,000 लोग होंगे। बट पिछले 2 हफ्तों से जिस तरीके से टिकट सेल डाउन हुई गए उसको देखने के बाद डेव मेल्जर ये बिलीव करते गए कि एईडब्ल्यू की फुल गियर की वॉक इन के साथ शो की फाइनल अटेंडेंस करीबन 8000 के बराबर होगी और एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर शो के ऊपर करीबन 8000 लोग होंगे। मतलब ये तो फुल गियर पेपर व्यू पर ही पता चलेगा कि लास्ट मिनट के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी कितने टिकट सेल करती गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू की फैक्शन ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जॉन मॉक्सली के ब्रांड को बीट करने के बाद अब यहां पर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब फैक्शन का नाम डेथ राइडर हो चुका है। और गाइस यही एईडब्ल्यू में डेथ राइडर फैक्शन के अंदर अब यहां पर पॉसिबली किसी न्यू मेंबर के डेब्यू को लेकर फाइटफुल की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस यहां पर फाइटफुल ने कंफर्म किया है कि जब एईडब्ल्यू के अंदर ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब फैक्शन थी और जब यहां पर ब्रांड फैक्शन के मेंबर थे, उस टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी काफी सारे रेसलर्स को इस फैक्शन में डालने का सोच रही थी और एक टाइम के ऊपर डेनियल गार्सिया और मर्सिडीज मार्टिनेज जैसे रेसलर्स को बीसीसी में लेने का प्लान किया गया था। बट अब यहां पर जब बीसीसी ओवर हो चुकी गए और एईडब्ल्यू के अंदर जॉन मॉक्सली डेथ राइडर फैक्शन को लीड कर रहे गए, तो गाइस यहां पर फाइटफुल ये कंफर्म कर सकती गए कि एईडब्ल्यू के अंदर अब यहां पर मॉक्सली के न्यू फैक्शन के अंदर और कोई भी रेसलर नहीं आने वाला है। एईडब्ल्यू के करंट प्लान के हिसाब से जो 5 रेसलर यहां पर डेथ राइडर फैक्शन के मेंबर है, वहीं 5 फिलहाल के लिए मेंबर
रहने वाले गए और फिलहाल के लिए AEW के अंदर इस फैक्शन के अंदर और कोई भी नया रेसलर नहीं आएगा। वेल मुझे डेफिनेटली लगता है कि AEW को इस फैक्शन के अंदर किसी यहाँ पर पावरफुल रेसलर को डालना चाहिए जो रिंग के अंदर लोगों को डोमिनेट करे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW सुपरस्टार रिकी स्टार की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रिकी स्टार के AEW के टेलीविजन से ऑफ जाने से पहले रिकी स्टार AEW के कोलिजन शो के ऊपर बिग बिल के साथ लगातार टीम अप कर रहे थे और एक टाइम के ऊपर ये दोनों AEW के टैग चैंपियन भी थे। और यही AEW के अंदर रिकी स्टार्क और बिग बिल की टैग टीम किसने बनाई थी, इसको लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। गाइज यहाँ पर आप लोग इस सुनकर शॉक होने वाले हो कि AEW के अंदर रिकी स्टार्क और बिग बिल के फैक्शन का आइडिया टोनी खान का नहीं बल्कि CM पंक का था। और CM पंक वो इंसान थे जो AEW कोलिजन के क्रिएटिव को कंट्रोल करते हुए रिकी स्टार्क और बिग बिल को एक साथ लेकर आए थे। और गाइस CM पंक के कहने के ऊपर ही रिकी स्टार्क और बिग बिल को एक साथ डाला गया था, क्योंकि CM पंक को लगा था कि बिग बिल अगर यहाँ पर रिकी स्टार्क के साथ रहेंगे तो उन्हें यहाँ पर टीवी के ऊपर ज्यादा टाइम मिलेगा। और इसी रीजन की वजह से CM पंक ने बिग बिल और रिकी स्टार्क को एक साथ डाला। और अब जबकि CM पंक AEW से बाहर है तो गाइस इसीलिए पंक के AEW से जाने के कुछ ही दिनों के बाद AEW के अंदर रिकी स्टार्क और बिग बिल के फैक्शन का ब्रेकअप हो गया। और अब यहाँ पर क्रिस जेरिको के कहने पर बिग बिल को जेरिको के फैक्शन में डाला गया है। वेल गाइस ये तो बात है बिग बिल और रिकी स्टार्क की टीम की। बट गाइस जहां तक बात रही रिकी स्टार्क की, तो गाइस इस हफ्ते रिकी स्टार्क के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर रिकी स्टार्क ने इंडी रेसलिंग पर उनके रिटर्न को लेकर बात की, जहां पर रिकी स्टार्क का ये कहना है कि वो यहां पर पिछले 10 महीनों से बिना रेसलिंग किए उनके घर के ऊपर बैठे हुए हैं। वो यहां पर डेली वर्कआउट करने के बाद हर हफ्ते वेडनेसडे को ये सोचते गए कि AEW के मैनेजमेंट उन्हें कॉल करके टीवी पर वापस बुलाएगी। बट पिछले 10 महीनों तक वेट करने के बाद अब रिकी स्टार्क को ये पता चल चुका है कि AEW के मैनेजमेंट रिकी स्टार्क को टीवी पर लाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं गए। और इसीलिए अब यहाँ पर रिकी स्टार्क उनका टाइम वेस्ट ना करते हुए बल्कि यहाँ पर AEW के बाहर रिंग के अंदर रिटर्न करना चाहते गए, क्योंकि रिकी स्टार्क का ये कहना है कि वो यहाँ पर लंबे टाइम तक अगर रेसल नहीं करेंगे तो उन्हें यहाँ पर रिंग रस्ट हो सकता है। और वो यहाँ पर ऐसे टाइम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं चाहते गए कि रिंग के अंदर उन्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि वो अभी उनके प्राइम करियर पर भी नहीं आए गए। और इसी रीजन की वजह से अब जबकि AEW रिकी स्टार्क को मौका नहीं दे रहे गए तो रिकी स्टार्क AEW के बाहर यहाँ पर रिंग के अंदर रेसल करेंगे। और वो यहाँ पर रिंग के अंदर लगातार ट्रेनिंग करने के लिए इंडी रेसलिंग के ऊपर अब यहाँ पर बुकिंग लेना स्टार्ट कर चुके गए। वेल मैं यहाँ पर स्टार्क की बात से पूरी तरह से एग्री करता हूँ और मुझे भी लगता है कि अगर यहाँ पर टोनी खान को रिकी को यूज नहीं करना है तो टोनी खान को सिंपली रिकी को रिलीज कर देना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के EVP केनी ओमेगा की। वेल गाइज इस हफ्ते केनी ओमेगा के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर केनी ओमेगा ने टोक्यो स्पोर्ट के साथ AEW में उनके EVP रोल को लेकर बात की, जहां पर केनी ओमेगा का ये कहना है कि AEW के मुकाबले केनी ओमेगा NJPW के अंदर काफी ज्यादा खुला परफॉर्म करते गए। और केनी ओमेगा क्योंकि AEW के अंदर इंडिंग परफॉर्मर होने के साथ साथ एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है तो इसीलिए AEW के अंदर काफी बार ऐसी चीजें होती गए जो केनी ओमेगा रेसलर के तौर पर करना चाहते गए, बट कंपनी में उनके EVP होने की वजह से वो यहाँ पर नहीं कर पाते गए। बट सेम टाइम के ऊपर ओमेगा जब भी NJPW के शो पर आते गए तो उन्हें यहाँ पर कोई भी बोझ नहीं लगता है। और वो यहाँ पर क्योंकि NJPW में रेसलर के तौर पर आते गए तो वो यहाँ पर NJPW में मैचेस के दौरान रिंग के अंदर उनकी मनमानी करते गए। और AEW के अंदर केनी ओमेगा का कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट होना केनी ओमेगा की टैलेंट के ऊपर भारी पड़ रहा है। और ओमेगा का ये कहना है कि AEW में केनी ओमेगा की EVP होने की वजह से उन्हें यहाँ पर काफी सारी चीजों के बारे में पहले सोचना पड़ता है और ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन दोनों जगह पर काम करने की वजह से केनी ओमेगा को काफी ज्यादा प्रॉब्लम भी हो रही गए। और केनी ओमेगा ये बोलना चाहेंगे कि AEW के ऊपर उनका EVP बंदा डेफिनेटली यहाँ पर उनको भारी पड़ रहा है। वेल गाइस केनी ओमेगा वो पहले इंसान नहीं गए जो यहाँ पर उनके EVP होने को लेकर रिग्रेट कर रहे गए, क्योंकि इससे पहले कोडी रोड्स ने भी काफी बार बोला है कि AEW के ऊपर उनके प्राइम करियर पर EVP बंदा उनके करियर की सबसे बड़ी गलती थी। और अब यहाँ पर कोडी रोड्स के बाद ये सेम चीज केनी ओमेगा के द्वारा दोहराई जा रही है, जो मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है। क्योंकि गाइज अगर यहाँ पर रेसलर उनके प्राइम टाइम पर EVP बन जाएंगे तो वो यहाँ पर रिंग के अंदर जब भी उनकी मनमानी करेंगे तो लोग ये आरोप लगाएंगे कि वो उनके पावर का यूज कर रहे गए। और इसीलिए जब भी कोई रेसलर किसी हायर पोजीशन में होता है और वो रेसल भी कर रहा होता है तो उसे यहाँ पर हर चीजें काफी सोच समझ के करनी पड़ती गए, क्योंकि बिना बात के कभी भी रेसलिंग फैंस उनको ट्रोल कर सकते गए। और इसीलिए मैं ओमेगा की बात पूरी तरह से समझ सकता हूँ। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।